So good afternoon students. We were continuing with the first chapter of chemistry, जिसका जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था मोल कंसेप्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। यहाँ पे आप मोल कंसेप्ट का भी यूज देखोगे, ठीक है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म में जो आपका कंसंट्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं या किस चीज़ के बारे में बताते हैं आपका। तो जो कंसंट्रेशन है, आप लोग ना इस कंसंट्रेशन टर्म को पहली बात तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूज़ करोगे। तो सॉल्यूशन में आपको पता है दो टर्म यूज़ होती हैं आपकी, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया तो आप लोग दो चीज़ें लेते हो, एक आपका होता है सॉल्यूट और एक आपका होता है सॉल्वेंट। आपका जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको आप लोग बोलते हो सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको आप लोग बोलते हो सॉल्वेंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है किसी भी सॉल्यूशन की, किसको रिप्रेजेंट करती है या किस चीज़ के बारे में बताती है। इट टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन, जैसे मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है, क्या है मेरे पास एक सॉल्यूशन किस चीज़ का है, मेरे पास एसिड का है, ठीक है। और उस एसिड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना है, 20% है। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है 20% HCl का। तो जो 20% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस सॉल्यूशन की HCl का जो सॉल्यूशन है उसकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया तो ये कंसंट्रेशन बता क्या रहा है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपका, दैट इज 20 ml आपका एसिड प्रेजेंट है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब अमाउंट में मैंने मान लिया, जैसे मैंने माना कि मेरे पास 20% HCl का कितना सॉल्यूशन है, मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरे पास 20% HCl है और जिसका अमाउंट कितना है मेरे पास 100 ml है। इसका मतलब क्या है कि आपका 20 ml HCl प्रेजेंट है इन द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म को आप बेसिकली ना परसेंट की टर्म में ही नहीं रिप्रेजेंट करोगे। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। तो कंसंट्रेशन टर्म आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। पहली होती है आपकी मास से रिलेटेड और दूसरी होती है आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है। तो मास जो रिलेटेड टर्म है वो आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। और जो आपकी वॉल्यूम रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करेंगी, आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। मतलब आप अगर टेम्परेचर को वेरी करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की वो क्या है, वो भी चेंज होगी, वो भी वेरी करेगी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका मास होता है वो टेम्परेचर के साथ, मतलब सर्दी है गर्मी है उसके साथ आपका जो मास है, अगर मैं बॉडी का ही बात करूं, आपका जो बॉडी का वेट है या जो बॉडी का मास है वो आपका सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, आपका डाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जबकि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, मान लो मेरे पास एक पानी है जिसका वॉल्यूम है मेरे पास 50 ml। अब आप उसको धूप में रख दो तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि आपने रूम टेम्परेचर से आप उसको धूप में ले गए, आपने टेम्परेचर का चेंज कर दिया। तो आप कुछ देर बाद देखोगे कि जो पानी है उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो आपकी मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता और जो आपका वॉल्यूम है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मास रिलेटेड टर्म्स आपकी क्या क्या है, पहला है परसेंटेज बाय मास, इसको आप लोग वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोल देते हो और रिप्रेजेंट करोगे W/W से। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन, थर्ड है आपका मोलालिटी और फोर्थ है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को आप शॉर्ट में लिखते हो PPM, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और जो आपकी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है वो है आपकी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको आप ना V/V भी बोल देते हो। नेक्स्ट है आपकी वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे W/V, वेट W/V, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मोलारिटी और फोर्थ है आपकी नॉर्मेलिटी। तो चलिए इन टर्म्स को ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है आपका परसेंटेज बाय मास, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज और W/W, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज का मतलब आप लोग किस कंपैरिजन कर रहे हो, उसका 100 से कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग इसलिए इसको क्या लोगे, आप लोग परसेंटेज में लेने के लिए आप लोग क्या लगाओगे, आगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, नमक का, और जो किस में बनाया गया है आपका इन वाटर, और जिसकी कंसेंट्रेशन कितना है आपका 5% कंसेंट्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है बेटा आपका कि 5 ग्राम आपका NaCl प्रेजेंट है इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है।
न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ना 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर, फाइंड द वेट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 10 ग्राम नमक लिया और उसको डिसॉल्व कर दिया है किसमें, 100 ग्राम पानी में। अब जो आपके पास सॉल्यूशन आया है किसका, नमक का जो सॉल्यूशन आया है उसका कंसंट्रेशन क्या है, और कंसंट्रेशन को भी किस टर्म्स में पूछा है उसने, वेट परसेंटेज के टर्म में पूछा है। तो आप लोगों के पास 10 ग्राम क्या है, ग्राम किसकी यूनिट होती है बेटा, मास की यूनिट होती है। ठीक, तो आप लोगों के पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपका पानी में डिसॉल्व किया है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 10 प्लस 100। तो आपके पास कितना आएगा, 110 ग्राम। तो अब आप लोग वेट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दोगे, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 10 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो भी यहाँ कैलकुलेट कर रहा है, दैट इज 110 ग्राम। और परसेंटेज के लिए वेट परसेंट पूछे आपसे, तो परसेंट के लिए आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप लोगों के पास ओवरऑल जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आएगा, आंसर कितना आएगा आपका, 9.09%। नेक्स्ट जो टर्म है वो आपका क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को आप लोग कैसे लिखोगे, V बाय V। तो V बाय V आप लोगों का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वही परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप लोग जितना भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे ना, चाहे वो मोलालिटी है, नॉर्मेलिटी है, कुछ भी है, तो आप लोग हमेशा ध्यान देना कि जो न्यूमरेटर वाला जितना भी पार्ट है, न्यूमरेटर में हमेशा आपका सॉल्यूट के रिगार्डिंग ही टर्म आएगी, चाहे वो वॉल्यूम आ रही है, चाहे वो मास आ रहा है, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, वो सबके सब किसका होगा, आपका सॉल्यूट का ही होगा। वो जो जगह है न्यूमरेटर वाली वो किसकी है, आपकी सॉल्यूट की है। ठीक है, तो V बाय V परसेंटेज को आप लोग कैसे निकालोगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, मेरे पास एक मान लो एग्जांपल लिया मेरे पास एक क्या है, अल्कोहल का एक सॉल्यूशन है। तो वो कैसे बनाया गया है, बाय डिसॉल्विंग 7 ml ऑफ अल्कोहल इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और तो इसकी कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है कि आप लोग कंसंट्रेशन बताओ इस सॉल्यूशन की कितनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है 7 ml क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज 7 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका, 100, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 बाय 100 कैंसिल, दैट इज 7%। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन की, अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितना है आपका, 7%। नेक्स्ट है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज W बाय V। ठीक, तो W बाय V का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को आप लोग कैसे लगा लोगे, वेट दैट इज मास ऑफ किसका, अभी बताए न्यूमरेटर वाली टर्म हमेशा आप लोग किसके लिए रखोगे, आप लोग सॉल्यूट के लिए रखोगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कैसे बनाया गया है आपका, बाय डिसॉल्विंग 3 ग्राम ऑफ द शुगर इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स W बाय V परसेंटेज। तो आप लोग कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, 3 ग्राम, और इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है आपके पास, 100 ml और इंटू 100। तो आप लोगों के पास उसकी कंसेंट्रेशन कितना आई है, 3%, और वो क्या है, W बाय V। ठीक, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिख रहा है आप लोगों को, तो इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और शुगर सॉल्यूशन इज 10%, कोई एक शुगर चीनी का मिश्रण है आपके पास, क्या है वो, उसकी कंसेंट्रेशन दे दी है आपके पास कितना है, 10%, और कैसी है वो, W बाय V है। फाइंड W बाय W इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। आपको साथ में क्या दे दी है, डेंसिटी दे दी है सॉल्यूशन की, डेट इज 1.25 ग्राम पर ml। तो पहले तो ये देख लेते हैं आपके पास क्या गिवन है, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है आप लोगों के पास कि 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो 10 ग्राम किसका यूनिट है आपका, मास का। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आप लोगों के पास, 10 ग्राम। 100 ml किसका यूनिट है आप लोगों का, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है आप लोगों के पास, 100 ml। साथ में आप लोगों को ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, दैट इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मैंने ये लिख लिया, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो आप लोगों के पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो आप लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि आपके पास जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मास अपॉन
वॉल्यूम। ठीक है, तो आप लोगों को मास चाहिए, तो आप लोगों के पास मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी पुट कर दिया 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना है 100, तो आपके पास कितना आया मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज 125 ग्राम। तो अब आप लोगों के पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो आप लोग वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल लीजिए बाय द फॉर्मूला, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 10 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो ओवरऑल वो कितना आएगा 8%। नीचे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, आप लोगों को उसको सॉल्व करना है रफ नोटबुक में और मेरे को आंसर सेंड करना है। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये आपका सिंबल है किसका, जीटा का। इसको आप लोग बोलोगे जीटा, या तो जीटा वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो या कहीं कहीं आपको ईटा वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करने को दिखा होगा। जीटा और ईटा दोनों को दोनों आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन को। अब मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं होता क्या है आप लोगों का। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे आपके दो कंपोनेंट प्रेजेंट है ए एंड बी। ए के नंबर ऑफ मोल्स कितना है आप लोगों को, 1 नंबर ऑफ मोल्स आपको याद आ रहा होगा जो मैंने पढ़ाया है पहले ही, मोल कंसेप्ट मैंने बोल दिया था, उसको यूज करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म में बार बार। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो पहले तो आप लोग नंबर ऑफ मतलब मोल आपका होता क्या है उसको क्लियर करके आओ, उसके बाद इस वीडियो को ही देखना प्रेफर करो। ठीक है, तो मान लो ए के नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका 1, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका 2। तो इस सॉल्यूशन में आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, दैट इज ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपसे ना किसी भी कंपोनेंट का पूछ सकता है सॉल्यूशन में। आप अगर आपका 1 है 2 है 3 है, मतलब ए है बी है सी है डी है, कितने भी हैं, तो आप लोगों से इनमें से किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा जा सकता है। तो मोल फ्रैक्शन आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, एक तो मोल फ्रैक्शन अगर मेरे से पूछा है किसका, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ कि ए का मोल्स का फ्रैक्शन कितना है एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो आप लोग मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, मैंने अभी बताया जीटा से। अब मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, ए कंपोनेंट का पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मैंने कितना माना है 1, तो आप लोग 1 पुट करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है आप लोगों का 3। ठीक, मेरे से पूछ लिया बी का बताइए मोल फ्रैक्शन कितना है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, बी का मोल फ्रैक्शन दैट इज जीटा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बी के नंबर ऑफ मोल्स कितना था 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 3 है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे मान लो एक और कंपोनेंट होता, सी कंपोनेंट होता, तो सी के नंबर ऑफ मोल्स सी का मोल फ्रैक्शन आप लोग कैसे निकालते, रिप्रेजेंट करते, दैट इज जीटा ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, एक बात याद रखना, चाहे बेशक मेरे कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए है 1 है 2 है 3 है, मतलब ए है बी है सी है डी है, कितना भी है, तो आप लोगों का जो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन आएगा ना, मोल फ्रैक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। अगर मैं पूरा इन सबको प्लस करूं तो इन सबका प्लस करके हमेशा आपका एक के बराबर आएगा। ठीक है, एक से कभी भी ये टर्म बड़ी नहीं आएगी। मोल फ्रैक्शन ओवरऑल कितना होता है आप लोगों का 1 होता है। ठीक, अगर इसमें हमारे दो कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा किसके बराबर आएगा, आप लोगों का 1 के बराबर आएगा। ठीक, आप लोग इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, 1/3 प्लस 2/3 आपका किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। तो मान लो आप लोगों के पास अगर ए की मोल फ्रैक्शन आपको नोन है, ए का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, तो आप लोग बी का ना 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप लोग वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास 40 ग्राम NaOH है, उसको डिजोल्व कर रहा है मैंने किसमें, 54 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक, 40 ग्राम NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व कर रहा है किसमें, 54 ग्राम ऑफ वाटर में। मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया है, तो बताइए कि आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है। पहले तो देख लेते हैं क्या चीज गिवन है, आप लोगों के पास क्या चीज गिवन है, मास ऑफ NaOH गिवन है दैट इज 40 ग्राम। तो आप लोगों के पास मास गिवन है, तो आप लोग मोलर मास ऑफ NaOH निकाल सकते हो बाय फॉर्मूला। अगर आपके पास गिवन है NaOH का, तो आप लोग उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज मास ऑफ सोडियम 23 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज। तो आप लोगों के पास ओवरऑल कितना आया, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना है आप लोगों के पास 40 ग्राम। तो आप लोगों के पास मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो आप लोग NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए।
दैट इज मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज 40/40 इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या चीज गिवन था, आप लोगों के पास ना 54 ग्राम वाटर का मास भी गिवन था। तो आप लोगों के पास मैंने लिख लिया मास ऑफ वाटर कितना है 54 ग्राम, और मोलर मास आप लोग फॉर्मूले से निकाल लो इसके, वाटर का फॉर्मूला दैट इज H2O, तो आप लोगों के पास आएगा ये 18 ग्राम। मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो, दैट इज 54 डिवाइड बाय 18, दैट इज 3 मोल्स। तो अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, जो पीछे निकाला था हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आया था आपका 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/4। सेम आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 3/4। और आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो, आप लोगों के पास मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन आपका ना एक से बड़ा नहीं होगा चाहे कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो आप लोगों के पास अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है तो आप लोग दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो इसको 1 में से माइनस करके। तो आप लोग इसको 1 में से सीधा सीधा माइनस कर दो, दैट इज 1 माइनस 1/4। तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3/4, और वो किसका होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे ppm। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन ना आप लोगों के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म है वो यूज की जाती है किसके लिए, फॉर द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में आपका पानी ज्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट कम है पानी ज्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन के लिए आप लोग कौन सी टर्म यूज करोगे, कंसंट्रेशन टर्म यूज करोगे, दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, मिलियन का मतलब क्या होता है, आप लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हो, मिलियन में कितना होता है आपका 10⁶, तो आप लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हो 10⁶ से। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन आपकी एक बहुत छोटी कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन के लिए 10⁶। सपोज मेरे पास एक शुगर का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है आपकी 2 ppm। इसका मतलब क्या है कि आपका 2 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व है पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, या 2 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। कमिंग टू द नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है आपकी क्या है मोलारिटी। तो मोलारिटी आपकी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसमें आपके सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोलारिटी को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल M से। कहीं कहीं आप लोगों को ना कैपिटल M की जगह आप लोगों को ना मोलर सॉल्यूशन भी लिखा मिल जाएगा, मोलर। तो मोलर भी क्या है कि आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसकी यूनिट की मैं बात करूँ तो वो मोलारिटी की जो यूनिट है वो क्या है आपकी मोल पर लीटर। बाकी की जो पहले जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है आप लोगों ने उनकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस है वो। ठीक, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है आप लोगों ने, मास परसेंटेज पढ़ा है, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा है, आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, ये सब जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है उनकी कोई यूनिट नहीं होगी। आपकी मोलारिटी की यूनिट होगी मोलर लिखा मिलेगा या तो आपको, या फिर कैपिटल M लिखा मिल जाएगा, या फिर आपको मोल पर लीटर लिखा मिल जाएगा। तो आप लोगों को यूनिट देख के आइडेंटिफाई कर लेना है कि आप लोगों को कौन सी टर्म गिवन है। ठीक, तो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किस में होना चाहिए, इन लीटर में। ये आपका मोलारिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है, उस शुगर सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो कितना है 2 मोलर। तो इसका मतलब क्या है आपका कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, अगर आपकी वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम आपकी लीटर में ना देखिए किस में दी हुई है, अगर मिली लीटर में दी हुई है, तो आप लोग मोलारिटी को कैसे निकालोगे, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किस में है मिली लीटर में, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे किसका 1000 का। ठीक, वैसे तो आपका ऐसे आएगा, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग ना इधर 1000 करोगे और 2 ये डिवाइड में पूरी टर्म, और फिर से डिवाइड में 2 बार डिवाइड में होगा तो ये टर्म कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसलिए आया ये आपका 1000। ठीक,
अब इसको ना फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप लोग, दैट इज मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था, आप लोग ना कंसंट्रेशन टर्म में मोस्टली नंबर ऑफ मोल्स को ना इसी टर्म में यूज करना, नंबर ऑफ मोल्स जो आपने मास की टर्म में यूज पढ़ा था ना, आप लोग उसी को ही लेके चलना, मोस्टली उसी से ही क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं। वैसे तो आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में भी पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ा था, बट आप लोग यहाँ पे मास के टर्म्स में इसको डिफाइन करने या मास के टर्म्स में लेके चलना मोस्टली। जब तक आपसे कुछ भी कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं की जाए तो आप लोग अगर अपनी तरफ से लेके चल रहे हो तो आप लोग मास के टर्म्स में लेके चलना उसको। दैट इज मोलारिटी, मोलारिटी को मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, मोलारिटी इज इक्वल टू मास, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने फर्दर लिख दिया है ओपन अप करके, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप लोग कर सकते हो उसको, नंबर ऑफ मोल्स को दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, साथ में क्या था आपका इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ओवर 1000। ठीक, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आपको ये 1000 लिखने की कोई नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज फाइंड द मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है, मेरे पास 250 ml है, और जिसमें मैंने क्या डिसॉल्व करा है, आपका 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व करा है, तो सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी, एक तरह से कंसंट्रेशन ही पूछिए और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू कैलकुलेट करनी है तो आप लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर सकते हो। आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, और जब भी आप लोग अगर ये टॉपिक देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग पेन और नोटबुक का यूज जरूर करना। अगर आप नॉर्मल वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा, आप लोग साथ के साथ इन टर्म्स को लिखिए, इन टर्म्स को या जो भी कैलकुलेशन वर्क आ रहा है उसको लिखिए, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना जब तक एक टर्म क्लियर ना हो। ठीक, तो आप लोगों के पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 ग्राम। आप लोगों को अगर नहीं भी पता ना कि ये चीज क्या है तो आप लोगों ना यूनिट पे ध्यान देना, ग्राम है, मिलीलीटर है, तो ये आपका पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास बेसिकली क्या चीज गिवन है। तो ग्राम किस यूनिट होती है, मास यूनिट है, तो मास ऑफ NaOH कितने आप लोगों के पास 40 ग्राम। ठीक है, ml किसकी यूनिट है आपकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 250 ml, तो मैंने ये लिख लिया 250 ml। ठीक, आप लोगों को उससे पूछा क्या गया है, मोलारिटी पूछा गया है, तो मोलारिटी के लिए मेरे पास मास है क्या, मेरे पास वॉल्यूम है क्या, मेरे पास मोलर मास नहीं है, तो मोलर मास आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोग आपके पास फॉर्मूला गिवन है तो आप लोग फॉर्मूला का यूज करके क्या निकाल लोगे, मोलर मास निकाल लोगे, दैट इज मास ऑफ सोडियम 23 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1, तो आपके पास ओवरऑल कितना आएगा, दैट इज 40 ग्राम। ठीक, तो मोलारिटी का आप लोग सारी टर्म्स को पुट करिए, ओवरऑल आप लोगों के पास मिलीलीटर में है तो ध्यान रखना आप लोग 1000 का मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो आप लोगों के पास जो मोलारिटी आएगी सॉल्यूशन वो कितना आएगा, आप लोगों के पास 4 मोलर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो आपके पास क्या है, मोलालिटी। ठीक, मोलालिटी को आप लोग ना स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे, मोलारिटी RITY, मोलालिटी LITY। ठीक, तो मोलालिटी को आप लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल m से, या मोलालिटी के लिए एक वर्ड भी यूज होता है आप लोग का, मोलल, मोलल। जैसे मोलारिटी के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे थे, मोलारिटी को आप लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मोलारिटी के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे थे, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलालिटी के लिए आप लोग यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे या फिर क्या लिखोगे पीछे, मोलर। ठीक, तो मोलालिटी आपकी क्या होती है, मोलालिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज the ratio of number of moles of solute to the mass of solvent, और mass of solvent किसको में होना चाहिए आप लोगों का, किलोग्राम में, that is kg। ठीक, वही आपका अगर किलोग्राम में नहीं है ग्राम में है तो आप लोग ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का। मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम में, तो यूनिट क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स की, दैट इज मोल, और मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो पड़ जाएगा ये, तो ओवरऑल यूनिट क्या आएगी आपके पास, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, या फिर आप मोलर भी लिख सकते हो पीछे। अगर नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, अगर kg में नहीं है सॉल्वेंट का मास, ग्राम में गिवन है, जो मोस्ट कॉमनली आपको लिखा मिलेगा ग्राम में ही लिखा मिलेगा, किलोग्राम में आपको रेयरली ही लिखा मिलेगा इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों को ध्यान देना है, सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में है तो सेम आप लोग ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है।
फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, दैट इज कैलकुलेट द मोलालिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, मोलालिटी पूछा है या मोलारिटी पूछा है, तो यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा है, मोलालिटी। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का ना साथ में फॉर्मूला भी दे दिया, दैट इज CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, एक आपका सॉल्यूशन बनाया गया है किसका, इथेनोइक एसिड का, बाय डिजोल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड किसमें, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व कर दिया गया है। तो उस सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होगी। तो आप लोगों के पास ये देखो, ये कम क्वांटिटी में है तो ये आपका सॉल्यूट होगा, 75 ग्राम ज्यादा क्वांटिटी में है बेंजीन तो ये आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो आप लोगों का मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 75 ग्राम। ठीक, आपके पास मोलालिटी किसके बराबर होती है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2.5, मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है 75। मेरे पास मोलर मास नहीं है सॉल्यूट का, कहाँ से निकालोगे आप लोग मोलर मास, फॉर्मूले का यूज करके, दैट इज CH3COH का मोलर मास निकालना है। तो CH3COOH का मोलर मास कैसे निकालोगे, मैं यहाँ फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं पता है तो, बट आप लोगों को ये बहुत बेसिक चीजें आनी चाहिए। CH3COH का मोलर मास निकालना है या किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे उसको, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, कैसे निकालोगे आप लोग। पहला देखिए, पहला कंपोनेंट क्या है आपका, कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास लिख लिए, दैट इज 12। नेक्स्ट पे बढ़िए, नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले आप लोगों को ना प्लस करना पड़ेगा, प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1, अभी है कितने 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे बढ़ोगे बट बीच में क्या आएगा आप लोगों का, प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन फिर से लिखोगे, दैट इज 12, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1। सबको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 60 ग्राम। ठीक है, तो आप लोग मोलालिटी निकाल लोगे। मोलालिटी स्मॉल m लिखना जरूरी है, या कोई भी न्यूमेरिकल वर्क करते हो तो आप लोग पीछे यूनिट जरूर लिखोगे, उसके आंसर के पीछे भी आप लोग यूनिट मेंशन करोगे ही करोगे, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स यूनिट का ही डिडक्ट हो जाता है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 60 ग्राम इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 75 ग्राम। अभी ग्राम में है तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड बाय 1000, और 2 बार डिवाइड में हो तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा आप लोगों का, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आप लोग ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों के पास कितना आएगा, 0.55 यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर केजी। दिस इज योर मोलालिटी कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व करना है और इसका आंसर भी मैंने मेंशन कर दिया है। कैपिटल एम और स्मॉल एम आप देख पा रहे होंगे, कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आंसर में और स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आंसर में। तो आप लोगों को ये सॉल्व करना है और आंसर भी क्रॉस चेक कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म आती है बेटा वो क्या है आपकी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे एक नई टर्म देखी, हमने क्या देखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, बट ये तो यहाँ पे नई टर्म आई है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। अभी ये क्या होते हैं इसको देख लेते हैं, आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अब फिर से एक नई टर्म आ गई, इक्विवेलेंट मास। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल देते हो आप लोग। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है आप लोगों का, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब फिर से एक नई टर्म आई, एन फैक्टर। तो ये नॉर्मेलिटी टर्म ना बड़ी कंफ्यूजिंग है, एक बारी में आपको समझ नहीं आएगी तो आप लोग इसको बार बार लिखना, फर्दर जितना सिंप्लीफिकेशन हो रहा है उन सारी टर्म्स को लिखना। जैसे नॉर्मेलिटी का नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेफिनेशन के फॉर्म में देखे तो आप लोग क्या लिखोगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने फर्दर डिफाइन कर दिया, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक, अब एन फैक्टर क्या होता है, मान लो मेरे पास जो सॉल्यूट था वो क्या था आप लोगों का, HCl। HCl क्या है यहाँ पे, एसिड है।
एवरीबडी नोज इट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो एन फैक्टर किसी भी एसिड का किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कितने हैं HCl में, N1, तो आप लोगों का एन फैक्टर किसके बराबर होगा, इसके लिए 1 के बराबर होगा। ठीक, एन फैक्टर को एसिड के केस में ना आप लोग बेसिसिटी भी बोल देते हो, एन फैक्टर वाली टर्म को एसिड के केस में आप लोग बेसिसिटी भी बोल सकते हो। ठीक, जैसे मैंने बोला H2SO4, तो H2SO4 का एन फैक्टर किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट इज 2। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका, 2। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बेस, अगर मेरे पास जो सॉल्यूट है वो कैसा है, बेस है, जैसे हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एन फैक्टर किसके बराबर होगा बेस के केस में, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो NaOH की अगर मैं बात करूँ तो NaOH में OH नेगेटिव आयन कितने हैं आपके 1, तो एन फैक्टर कितना होगा इसके केस में 1। ठीक, नेक्स्ट है मेरे पास जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, तो कितने हैं आप लोगों का आयनाइजेशन पे क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन आए आपके पास, ये देखो कितने आए आपके पास 2 आए, तो एन फैक्टर कितना होगा आप लोगों के पास 2 होगा। अच्छा, जैसे आपने एन फैक्टर को एसिड के केस में क्या बोला था, बेसिसिटी, ऐसे बेस के केस में एन फैक्टर को क्या बोल सकते हो आप लोग, एसिडिटी। एन फैक्टर को आप लोग क्या बोल सकते हो बेस के केस में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेट इज एसिडिटी। ठीक है, अब ये तो रहा एसिड और बेस की बात। अब आप लोगों के पास पूछा है एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, जैसे सॉल्ट है आपका नमक है NaCl, तो एन फैक्टर उस केस में कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन। NaCl को मैंने ब्रेक करा, दैट इज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है कैटायन पे, 1 पॉजिटिव, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका 1 होगा। अच्छा, एन फैक्टर लिखो तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे से पूछा AlCl3 के लिए एन फैक्टर कितना होगा, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड को ब्रेक करोगे, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, तो एन फैक्टर कितना होगा इस केस में 3 होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के पास इक्विवेलेंट मास आ गया, इक्विवेलेंट मास की जो ये वाली टर्म थी इसको इसमें पुट करोगे। ठीक, इस पूरी जो टर्म है इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाली टर्म है और इसको नॉर्मेलिटी वाली इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे, ओवरऑल टर्म आएगी नॉर्मेलिटी के लिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, आप लोगों को ये फॉर्मूला मस्ट है याद रखना है आप लोगों के पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर। ठीक, वही अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर में नहीं है मिलीलीटर में है तो आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे किसका 1000 का। ठीक, अब एक रिलेशन पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होगा आप लोगों के पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था ना, तो नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होगा आप लोगों के पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या था आप लोगों का लीटर, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये आपका नॉर्मेलिटी का यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। तो नॉर्मेलिटी का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा, ऊपर देख सकते हो आप लोग, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मैं इतनी टर्म देखूं, दैट इज मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, इतनी जो टर्म है आप लोगों के पास वो किसके बराबर थी, आप लोगों ने पीछे देखना आप लोग, तो ये जो टर्म थी आपकी किसके बराबर थी, आपकी मोलारिटी के बराबर। तो आपकी नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी, मैंने इस पूरी टर्म की जगह क्या पुट कर दिया आप लोगों का, मोलारिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Calculate the molarity and normality of a solution containing 9.8 gram of H2SO4 in 250 centimeter cube of the solution। ठीक है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ना आपका 250 ml के ही बराबर होगा, 250 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 ml के बराबर होते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितने आप लोगों के पास 9.8 ग्राम, मोलर मास फॉर्मूले से निकालोगे डेट इज 98 ग्राम, वॉल्यूम कितना है आप लोगों के पास 250 ml, 250 ml मिलीलीटर को मैंने यहाँ पे ही पुट कर दिया है लीटर में, आप चाहो तो फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो 1000, अगर यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दिया बाय 1000 दैट इज 0.25 लीटर। तो मोलारिटी कैलकुलेट करिए उस सॉल्यूशन की, डेट इज मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, मास 9.8 डिवाइड बाय मोलर मास 98 इनटू वॉल्यूम, लीटर में मैंने वहीं पे ही कन्वर्ट कर दिया था, डेट इज 0.25 लीटर। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका कैलकुलेशन आया वो किसके बराबर आया, आपकी मोलारिटी किसके बराबर आई 0.4, यूनिट लिखना मत भूलना, डेट इज मोल पर लीटर।
नॉर्मेलिटी पूछा है तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन अभी पढ़े, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी यहाँ से आ गई है 0.4, एन फैक्टर H2SO4 के लिए कितना आएगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट इज 2, तो आप लोग सीधा सीधा पुट करना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2 दैट इज 0.8, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है आप लोगों का मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। पहले हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म्स में देखा था मास परसेंटेज को, यहाँ पे हमसे जो टर्म है वो क्या है, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज आप लोग कैसे निकालोगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 बार हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में। तो मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे आप लोग, मास परसेंट ऑफ डेट मास ऑफ डेट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास इंटू 100। ठीक, तो अभी इसको थोड़ा क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या है। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया और ये आया हुआ है आपका हरियाणा बोर्ड में, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन CH4। CH4 में आपके जितने भी एलिमेंट हैं उनका मास परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो देखना CH4 में आपके एलिमेंट कौन कौन से, आप लोगों के कार्बन और दूसरा क्या है आप लोगों का हाइड्रोजन। तो आप लोगों को कार्बन का मास परसेंटेज अलग निकालना है और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज अलग निकालना है। ठीक है, तो पहले तो मैं टोटल मोलर मास निकाल लूंगी, किसका, CH4 का। टोटल मोलर मास ऑफ CH4 किसके बराबर आएगा, आप लोग वही फॉर्मूले से निकाल लेना, दैट इज 16 ग्राम। ठीक, जिसमें से कार्बन का कितना है आप लोगों का 12 और हाइड्रोजन का कितना है, एक हाइड्रोजन का 1 और है कितने 4, तो हाइड्रोजन का कितना है आप लोगों का 4 ग्राम। ठीक, तो मास परसेंटेज पहले किसका निकालोगे आप लोग, कार्बन का निकालोगे। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ डेट एलिमेंट, किसका निकाल रहे हो, कार्बन का, तो मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मोलर मास। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/16 दैट इज 0.75%। ऐसे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल कितना है 16 में से हाइड्रोजन का कितना था 4, तो 4/16 इज इक्वल टू 0.25%। ठीक, नेक्स्ट इसी में मैंने दूसरा भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। पहला था CH4 का जो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, दूसरा कौन सा है आप लोगों के पास, MgSO4 दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करना है। आप लोगों को मास परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट कौन कौन से हैं MgSO4 में, दैट इज मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो आप लोग मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम अलग निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर अलग निकालोगे और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अलग निकालोगे। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को आंसर भेज देना। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।